हेलो साथियों, A to Z क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम लोग जो नई शिक्षा नीति है जो सन 2020 उसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसके एक और अगली कड़ी के बारे में जानेंगे। अभी तक उसके नेप जो 2020 था उसके जो मुख्य सुझाव थे, बिंदु थे, उसके बारे में हम जाने थे। आज उसका लक्ष्य जानेंगे, यानी नेप NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के लक्ष्य, क्या क्या लक्ष्य रखे गए हैं। नेप 2020 के क्या क्या लक्ष्य रखे गए हैं इसके बारे में जानेंगे। तो इसके बारे में जानने से पहले सबसे पहले जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया, वो सारे लोग हमारे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ये सारी चीज़ें कर दें, जिससे उनको नोटिफिकेशन मिलती रहे और क्लास को अनवरत रूप से लगातार उनके पास क्लास पहुँचे और इस क्लास का वो लाभ उठाएं और एक दिन शिक्षक बन जाएं। तो ये सारी चीज़ें थी। तो आज हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के क्या क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं वो हम जानेंगे। तो सबसे पहला लक्ष्य है कि जो शिक्षा पर सरकारी खर्च जो 4.43 कहीं 6.3 भी दिया रहेगा होता था, अब वह सकल घरेलू उत्पाद के द्वारा अब 6% कर दिया जाए। ठीक, तो ये कह रहा है कि जो हम अभी तक जितने भी हमारे मद होते थे, सरकारी खर्च जितने भी होते थे, उसमें से हम अभी तक शिक्षा पर कितना खर्च करते थे, तो कितना 4.43 खर्च करते थे। वो भी कितने सन से पहले, सन 2018। ये सन 2018 का आंकड़ा है 4.43, ठीक ना। ये सन 2018 के आंकड़ा पे हम जो सरकारी हमारा GDP था उसमें से जो भी भविष्य निधि के पैसे होते थे, जो ट्रेजरी के पैसे होते थे, हम कितना खर्चा करते थे, 4.43। अब ये नई शिक्षा नीति कह रही कि इसको जो सरकारी खर्च है इसको थोड़ा सा और बढ़ाया जाए। वो खर्च बढ़ा के कितना % कर दिया जाए, 6%। अगर एग्जाम में पूछे कि 4.43 से बढ़ाकर सरकारी GDP खर्च शिक्षा पर कितना कर दिया, नई शिक्षा नीति में कितना कहा गया है, तो आपका उत्तर क्या होगा, 6%। अब ये 6% तो बहुत पहले भी कहा गया था। 6% ये नई शिक्षा नीति में से भी बहुत सारी नीतियां आई, उसमें भी ये बात कही गई थी कि जो भी शिक्षा पर खर्च किया जाए वो 6% खर्च किया जाए। कोशिश होती भी है, सरकार कोशिश भी करती है कि शिक्षा पर 6% खर्च किया जाए, लेकिन खर्च हो कितना पाता है। अभी तक 2018 के जो आंकड़े प्राप्त हुए हैं, अभी तक 4.43 ही प्रतिशत तक ही पैसे खर्चे हो पाते हैं। यानी यहाँ प्रतिशत कर दें, इतने प्रतिशत ही एक विद्यार्थी, मतलब विद्यार्थियों पर, इतने जितने विद्यार्थी हैं, एक शिक्षा कहा जाए, ओनली शिक्षा पर कितने प्रतिशत खर्चा हो रहा है, 6%। खर्चे हो रहे हैं 4.43। खर्चे अब कितने होने चाहिए, नई एजुकेशन पॉलिसी क्या कह रही है भाई, कि जो 4.43 है वो शिक्षा के हिसाब से बहुत कम है। उतने पैसे खर्चे होंगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा। अगर आप उसको 6% बढ़ा देंगे ना, तो हमारी नई नई टेक्नोलॉजी ईजाद होगी, नए नए तकनीकियों के माध्यम से शिक्षा को सीखेंगे और भारत जो देश है और एडवांसमेंट की तरफ बढ़ेगा। ठीक, तो जो एडवांसमेंट है ये बढ़ेगा किस माध्यम से, जो भारत का सकल घरेलू उत्पाद, मतलब भारत का जितना भी टैक्स का पैसा जाता है, वो उस पे जो टैक्स का पैसा मिलता है भारत सरकार के द्वारा, वो उस टैक्स में से बहुत सारे, सबसे ज़्यादा पैसा किस पे खर्चा होता है टैक्स का, रक्षा क्षेत्र में। भारत की जो रक्षा क्षेत्र है उसमें सबसे ज़्यादा, चाहे आप वायुयान करते हैं, चाहे जितने भी फोर्सेज हैं, उसमें सारे पैसे खर्चे होते हैं। लगभग करीब 72 से
2% तक उसमें पैसे खर्चे होते हैं। तो हम बात कर रहे हैं बस शिक्षा पर कितनी खर्चे कर दिए जाएँ, तो ओनली 6% खर्चा कर दिया जाएगा अगर शिक्षा को पे, तो हमारी शिक्षा क्या होगी, एडवांसमेंट हो जाएगी, बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाएगी। ठीक, तो ये चीज़ें आपको समझ, आप पर कितने पैसा, शादी विवाह में कितना पैसा खर्चा करते हैं, बजट बनाते हैं ना अपना अपना। शादी विवाह में क्या करते हैं, अपने शादी, हमारी शादी ग्रैंड होटल में होगी, हमारी होटल ताज होटल में होगी, हमारा भाई टेंटवे लग जाएगा। अरे क्या करना है हमको, क्या करना है, हम तो मंदिरों में कर लेंगे। तो अपने अपने हिसाब से बजट बनाते हैं और सोचते हैं कि हम अपनी शादी के पे इतना खर्चा करेंगे। तो शिक्षा समझ लीजिए, शादी की व्यवस्था है उसमें खर्चा कितना होना है, 6%, लेकिन बेचारा कहीं स्टेजवे पे पैसे घट जा रहा है, कहीं जयमालवे नहीं व्यवस्था की जा रही है, कहीं बहुत सारे पैसों की दिक्कतें आ रही हैं। तो उस हिसाब से हम भाई चलो गहनवा खरीद ले रहे हैं, कुछ ऐसे रहे कि कुछ सम्मान की बात रहे, तो उस गहनवा में 4.43% पैसा ही खर्चा हो पा रहा है। अगर 6% खर्चा कर देता तो खाना पीना, नहाना धोना, सर सम्मान सब कुछ बच जाता। तो क्या होता है, कहते लोग ना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। उसी तरह शिक्षा पर 6% खर्चा कर दिया जाए तो कहेंगे सब बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ठीक, अब अगली बात करते हैं। नेप 2020 जो है 2 करोड़ विद्यार्थी, 2 करोड़ स्कूली बच्चों को, 2 करोड़ स्कूली बच्चों को ओपन स्कूल के माध्यम से, ओपन स्कूल के माध्यम से इनको साक्षर बनाया जाए, साक्षर बनाया जाए। भाई ये कह रहा है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में है जो 2 करोड़ बच्चे जिनको भाई किसी कारणवश से शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाते हैं, उनके ऊपर पारिवारिक बोझ अधिक आ जाता है, वो अपनी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, वो बीच में ही पढ़ाई को छोड़ के चले जाते हैं, उनके कोर्सेज नहीं पूरे हो पाते हैं, जिससे उनको जो आर्थिक स्थिति में उनको नुकसान होता है। मान लीजिए हम स्नातक पढ़े हैं, परास्नातक पढ़े हैं, ठीक, तो हमारी डिग्री के हिसाब से हमको जॉब मिलेगी तो कुछ सम्मानजनक मिलेगी, लेकिन वही कक्षा 10 पे, इंटर पे हमको जॉब मिलेगी तो उसके अनुसार मिलेगी ना। तो जो हमारा स्नातक वाला पे स्केल होगा, जो सैलरी होगी, क्या इंटर वाले की सैलरी वो होगी, नहीं होगी ना। तो दोनों की सैलरी में क्या होगा, अंतर हो जाएगा। काम उतने समय वो भी दे रहा है, उतना समय वो भी दे रहा है, काम वो भी कर रहा है, काम वो भी कर रहा है। कुछ काम आराम से हो सकते हैं ऑफिस में बैठ के, कुछ काम चपरासी बन के भी होते हैं। तो दोनों कामों में अंतर नज़र आ रहा है। तो भाई कुछ बच्चे इस तरह की स्थिति में होते हैं कि बचपन में पढ़ नहीं पाते हैं, पढ़ते हैं 2 तक, 3 तक, 5 तक, 6 तक, 8 तक, वो क्या करते हैं, पारिवारिक आर्थिक स्थिति से इतने दब जाते हैं, उनमें वो सुधार करने के लिए वो कमाने चले जाते हैं। अब कमाने चले जाते हैं तो फिर दोबारा पढ़ नहीं पाते हैं, तो वो उसी के हिसाब से कक्षा 8 तक वाली नौकरी ही कर पाते हैं बेचारे, किसी तरह अनुभव के साथ कुछ जीते खाते समझते बुझते हैं। तो वही बच्चे जो हैं वो 2 करोड़ बच्चों को, उन बच्चों में से 2 करोड़ बच्चों को कह रहा है स्कूली बच्चों, जो बच्चे हैं उनको स्कूली बच्चे बनाया जाएगा। किसके माध्यम से, ओपन लर्निंग, मतलब ऑनलाइन जैसे हमारी पढ़ाई हो रही है ना, इसके माध्यम से, पत्राचार के माध्यम से, व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से, मतलब ओपन स्कूल सिस्टम के माध्यम से क्या किया जाएगा, इन सभी 2 करोड़ बच्चों को साक्षर बनाया जाए। ठीक ना, ये जो 2 करोड़ विद्यार्थी दिख रहे हैं इनके माध्यम से इनको साक्षर बनाया जाए। ठीक, अब बात करते हैं, जो भी आप लोग हैं, आसपास जितने भी लोग हैं, अगर इस चैनल को देख रहे हैं तो सबसे पहले 10 सेकंड लेके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं वेट कर ले रहा हूं। दस सेकंड में दे रहा हूं। अब बात करते हैं नेप 2020 में जो स्कूली शिक्षा व उच्च शिक्षा, स्कूली शिक्षा व उच्च शिक्षा में 50% तक व्यावसायिक
व्यावसायिक शिक्षा दी जाए। ये कह रहा है कि जो नेप 2020 में स्कूली शिक्षा है और उच्च शिक्षा है, उसमें कह रहा है ये 50% तक व्यावसायिक शिक्षा दी जाए। किस सन तक? किस सन तक? एक बार कमेंट करके माध्यम से बताओ, किस सन तक? 2025 तक। किस सन तक? ये कह रहा है कि जो 2020 में स्कूली शिक्षा, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, स्कूली शिक्षा मतलब जो आप स्कूल में ग्रहण करते हैं, उच्च शिक्षा मतलब जो आप विश्वविद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करते हैं, उसमें से 50%, उसमें से जो चीज़ें आप हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, भूगोल, नागरिक शास्त्र पढ़ा रहे हैं, चाहे उसको क्या कर दिया जाए, उन विद्यार्थियों में से 50% विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा दी जाए, उनको व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ दिया जाए। ये कार्यक्रम का लक्ष्य हमने कब तक बनाया है? सन 2025 तक। कहता है कि जो भी स्कूली शिक्षा है रहेगी, चाहे उच्च शिक्षा में वो बच्चे पढ़ रहे होंगे, तो हम चाहेंगे कि व्यावसायिक जो शिक्षा चल रही है वो व्यावसायिक शिक्षा का एक प्रोग्राम बनाया जाए इस बीच में, और उनको सन 2025 तक व्यावसायिक शिक्षा दी जाए। वो किस तरह के विद्यार्थी हों? कक्षा 9 से 12 तक वाले हों, फिर जो विश्वविद्यालयों में जो भी कोर्सेज चलते हैं उस तरह के विद्यार्थी हों। तो उसमें से कितने प्रतिशत लोगों को चुना जाए? कितने? भाई बहुत सारे लोग क्लास करते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन कहते हैं कि अगर इसमें टेक्निकल चीज़ें होती तो मेरे लिए और बढ़िया होती। तो उन्हीं 50% लोगों के लिए जो रुझान टेक्निकल चीज़ों में रखते हैं, लेकिन उस तरह का वातावरण मिल नहीं पाता है, वो पढ़ना चाहते हैं कुछ और, लेकिन मान लीजिए आप हिंदी पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें से एक सब्जेक्ट और रख दिया जाएगा व्यावसायिक शिक्षा। ठीक, उस हिंदी अंग्रेजी के साथ आप उस व्यावसायिक शिक्षा का भी आप ज्ञान लेते रहेंगे। ये नहीं कि आपका स्नातक पूरा नहीं होगा, बिल्कुल स्नातक पूरा होगा। एक स्पेशल सब्जेक्ट ही बना के रख दिया जाए जिससे वो चीज़ें अच्छे से उनको समझ में आए। वो सन कब बना दिया जाए? 2025। अभी भी व्यावसायिक शिक्षा के बहुत सारे स्कूल हैं, कॉलेज हैं, लेकिन ये बहुत दूर दूर तक हैं। आपको जैसे गोरखपुर में रहते हैं, ठीक, और आपने कहीं व्यावसायिक शिक्षा के लिए कोर्सेज चुना, अपने मनपसंद कोर्सेज चुना, तो पता चलेगा वो कोर्सेज मेरठ में मिलेगा, नोएडा में मिलेगा, गाजियाबाद में मिलेगा। तो ये आप यहाँ से उतनी दूर हो गया ना, तो पढ़ने से क्या होगा? वो रुझान बच्चे का थोड़ा सा हट जाएगा कि भाई इतने खर्चे आएंगे, इतने, और वही व्यावसायिक शिक्षा आपके परिक्षेत्र में वगैरह में खोल दी जाएगी, तो क्या होगा? वो बालक जो भी व्यावसायिक शिक्षा लेना चाहेगा वो आसानी से उस शिक्षा को ग्रहण कर सकेगा। तो वो स्कूल खोलने की जब बात हो रही है तो सन 2025 की बात हो रही है। ठीक, अब बात करते हैं सन 2030 तक बहुविषयक स्कूल खोले जाएं। बहुविषयक स्कूल खोले जाएं। भाई ये क्या कहता है? 2030 तक बहुविषयक स्कूल खोले जाएं। जितने भी स्कूल हैं उनके आसपास हर जिले में, एक तरह से आप हर जिले में क्या किया जाए? बहुविषयक मतलब एक ही स्कूल में बहुत सारे विषय हों, कि बच्चा जो चाहता हो, जैसा भी चाहता हो, उसको वो चीज़ें मिलें, जो जैसा पढ़ना चाहता। किसी को हिंदी पढ़ना है, हिंदी पढ़े, फाइन आर्ट पढ़ना है, फाइन आर्ट, वो क्या हो? हर जिले में हो, बहुविषयक। ये मतलब एक बार स्कूल में चला गया वो, तो उसके पास विषय की अनलिमिटेड विषय हो, वो जो विषय के बारे में न जानता हो वो विषय भी वहाँ पे हो। तो वो क्या करेगा? इतने सारे सब्जेक्ट रहेंगे तो वो उसका पढ़ने का रुझान क्या बनेगा? बहुत अच्छे से बनेगा कि भाई चलो इसके साथ अगर ये चीज़ें हैं, इसके साथ ये कॉम्बिनेशन बन रहा है इस सब्जेक्ट का, तो इसको भी पढ़ लेते हैं। और आसानी से वो स्कूल जाके सीखेगा, साक्षर होएगा और अच्छे से वो स्किलफुल बनेगा। ऐसा नहीं कि वो स्किलफुल नहीं बनेगा। बहुत अच्छी जानकारी जब उसके मनपसंद की कोई चीज़ें दी जाएंगी, उससे एकदम रिलेटिव दी जाएंगी, तो कोई भी विद्यार्थी उस चीज़ को बहुत बढ़िया सीखे। आप लोग हैं, आप जो चीज़ सीखना चाहते हैं अगर उस तरह से सिखाया जाए तो क्या आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा? आएगा ना। मतलब आप बीएड करना चाहते हैं तो बीएड करने के बाद तो डॉक्टर बनना चाहेंगे,
बीएड करने के बाद क्या करना चाहेंगे? डॉक्टर बनते हैं बीएड के बाद, शिक्षक बनते हैं जी। बीएड करने के बाद शिक्षक ही बनते हैं कि डॉक्टर बनते हैं? कमेंट के माध्यम से कर लेना भाई। जिसको डॉक्टर बनना हो डॉक्टर चुन लेगा, जिसको शिक्षक बनना है बीएड के बाद वो बीएड बनेगा। तो वो कह रहा है कि एक ही कैंपस में इतने सारे विषय दे दिए जाएं जिससे क्या होंगे, वो बालक अधिक से अधिक पढ़ना चाहेगा, वो अधिक से अधिक सीखना चाहेगा, अधिक से अधिक जानना चाहेगा। तो वो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हर जिले में हमको बहुविषयक स्कूल, विद्यालय, कॉलेज, विश्वविद्यालय खोलने पड़ेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई? हमको लक्ष्य रखे हैं कि 2030 तक ऐसे विद्यालय बना दिए जाए। ठीक, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? कोई कन्फ्यूजन? एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया होगा। हर जिले में एक बीओजी खोला जाए। बीओजी का क्या होता है? लिख दे रहा हूं, बोर्ड ऑफ गवर्नेंस। बोर्ड ऑफ गवर्नेंस, ये बीओजी क्या करेगा भाई? ये बीओजी क्या करेगा? हर जिले में बोर्ड ऑफ गवर्नेंस खोलेंगे, मतलब एक तरह की उसको मॉनिटरिंग करने वाली संस्था मिल जाएगी। एक तरह से मॉनिटरिंग करने वाली संस्था मिल जाएगी जो कितने सन तक? 2035 तक। 2035 तक। ये इससे क्या होगा बीओजी से? बीओजी का फुल फॉर्म देख लीजिए, बोर्ड ऑफ गवर्नेंस। बोर्ड ऑफ गवर्नेंस, इससे जब हर ज़िले में एक गवर्नेंस बॉडी रहेगी तो वो हर प्रकार की जो शिक्षा चल रही है, जो एनएपी के तहत शिक्षा नीतियों का निर्धारण किया गया है, उसका क्या करेगी? निर्धारण करेगी, निगरानी करेगी, जानकारी रखेगी, उसकी परख रखेगी। इससे क्या होगा कि जितने भी विद्यालय उसके तहत बने हैं वो सुचारू रूप से चलेंगे, अच्छे ढंग से कार्य करेंगे, अच्छे ढंग से फंक्शन करेंगे और विविधता के रूप से वो चीज़ें अच्छे ढंग से कार्य करेंगी। अगर उसके बारे में अगर नहीं जानेंगे, उसके बारे में नहीं समझेंगे तो कैसे काम चलेगा भाई? सब कोई अपने अपने हिसाब से मनमाना काम करेगा ना। उसी मनमाने ढंग से कार्य को रोकने के लिए ये बीओजी का निर्माण किया जाए। जब सारी चीज़ें स्थापित हो जाएं उसके बाद ही इसका निर्माण किया जाए, क्योंकि सन 2035 तक इसका लक्ष्य रख दिया गया है। ठीक, सन 2035 तक। अब बात करते हैं अगले की, एकल स्ट्रीम वाली संस्थाओं को बंद कर दिया जाए और अनेक विषयक संस्थाओं को ही रखा जाए। ठीक, ये कह रहा है कि एकल स्ट्रीम वाले। एकल स्ट्रीम क्या होता है भाई? जिसमें सिर्फ एक ही चीज़ की पढ़ाई हो, सिर्फ एक ही चीज़ की। जैसे बीएससी कॉलेज है तो सिर्फ बीएससी की ही पढ़ाई चले, आर्ट कॉलेज है तो सिर्फ आर्ट की ही पढ़ाई चल रही है। इसी तरह के जितने भी एकल संस्थाएं हैं जिसमें सिर्फ एक विषय की पढ़ाई चल रही है, उन संस्थाओं को क्या कर दिया जाए भाई? बंद कर दिया जाए, क्योंकि वो संस्थाएं कहीं अलग अलग जगहों पे, अलग अलग स्थानों पे, विशेष स्थानों पे बनी हैं। तो वहाँ पे जाके विद्यार्थी क्या होगा? पढ़ने जाएगा तो उसको क्या होगा? आर्थिक
नैतिक, मानसिक, तीनों प्रकार की थकान होगी, तीनों प्रकार से उसका नुकसान होगा। तो इसके लिए उसको बचाव चाहिए। बचाव चाहिए कि नहीं चाहिए? तो वही कह रहा है कि वो जो एकल संस्थाएं वो अलग प्रकार से अपना ट्रीट करती हैं, अलग प्रकार से व्यवसाय बना के रखी हैं और अलग तरह से उसका निरीक्षण करती हैं, जिससे बालक क्या क्या होता रहा है, नुकसान हो रहा है। तो वो एकल स्ट्रीम वाली संस्थाओं को बंद कर दिया जाए भाई। जो एक सिर्फ बीएससी चल रही है, चाहे बीकॉम चल रहा है, चाहे बीए चल रहा है, चाहे जितने भी सब्जेक्ट के होंगे, अगर स्पेशली अलग रखा गया तो उनको सारी संस्थाओं को बंद कर दिया जाए। और अनेक, लिखिए अनेक विषयक संस्थाओं को ही रखा जाए। मतलब जिसमें एक जो भी संस्थाओं में अलग अलग तरह की पढ़ाई चल रही है, कहीं कॉमर्स की पढ़ाई चले, कहीं साइंस की पढ़ाई चले, कहीं कहते हैं ना स्पेशल लॉ कॉलेज है, तो वो संस्थाएं बंद हो। उसमें ऐसा कॉलेज बनाए कि लॉ की भी पढ़ाई उसी में हो, डॉक्टरी की भी पढ़ाई उसी में हो, शिक्षक की भी पढ़ाई उसी में हो, प्रोफेसर साहब बनने वाली भी तैयारियां जो चलती हैं, जो भी आईएएस पीसीएस बनने वाली संस्थाएं उसके अंतर्गत चलती हैं, जो स्पेशल कोर्सेज चलते हैं, प्रोफेसर साहब लोग बताते हैं, पढ़ाते हैं, वो भी सारी चीज़ें वो चलती हों। तो उससे क्या हो, वही संस्थान रखे जाएं, जिससे एक कैंपस के अंदर सारे के सारे विषयक संस्थान हमको मिल जाएं। ठीक, जितने भी संस्थान हैं, जितने भी, उसके अंदर तमाम प्रकार के, अनेक प्रकार के विषयों को रखा जाए भाई। कोई आप ऐसा ना रखिए कि भाई सिर्फ हिंदी पढ़ाई जाएगी तो वो संस्थान से क्या करेगा, कट जाएगा। जो अंग्रेजी पढ़ने वाला होगा, चाहे साइंस पढ़ने वाला होगा, क्या होगा, कट जाएगा भाई। जो लॉ पढ़ने वाला होगा वो क्या होगा, कट जाएगा। ऐसा ना करिए, उसको एकल स्ट्रीम वाला बंद करिए और उसमें इतने सब्जेक्ट वाले चीज़ों को रखिए, इतने प्रोग्राम रखिए कि जिससे विद्यार्थी क्या करे, बहुत सारी चीज़ों को सीख सके, समझ सके, जान सके। ठीक, तो ये भी चीज़ें हैं एकल स्ट्रीम। एकल स्ट्रीम आपको समझ में आ गया? समझ में आ गया होगा एकल स्ट्रीम। मुझे लगता है कि कोई कुछ कमेंट करना चाहे तो 10 सेकंड दे रहा हूँ मैं, 10 सेकंड दे रहा हूँ। अब बात, एकल स्कूल में 2030 तक 50% तक शिक्षा व सार्वभौमिक शिक्षा, सार्वभौमिक शिक्षा, ये कह रहा है कि जो एकल स्कूल है, बेचारे दीनहीन कुचले विद्यालय हैं, जो सिर्फ बेचारे किसी तरह से कार्य नहीं उनका हो पा रहा है, कार्य करते चले जा रहे हैं, एक तरह की उनकी पॉलिसी चल रही है, उनकी पॉलिसी में चेंजेस किए जाएं, पढ़ाने का तरीका बदला जाए। ये नहीं कि एक पैटर्न बना दिया गया, उसी पैटर्न पर पढ़ाई होती चली जाए। तो इसके जो पूर्व विद्यालय हैं, यानी माध्यमिक स्तर के जो विद्यालय इसमें हैं, उनको क्या किया जाए, 50% तक GER ग्रास रेशियो के तहत जोड़ दिया जाए। जो 50% दिखाई दे रहा है ना, इसको GER के तहत जोड़ दिया जाए। और GER से क्या होगा, वो शिक्षा का क्या होगी, यूनिवर्सल होगी, यानी सार्वभौमिक वो शिक्षा होगी, जिससे अधिक से अधिक लोगों के पास वो ज्ञान पहुंच पाएगा, समझ पहुंच पाएगा, जानकारी पहुंच पाएगी, और लोग अधिक से अधिक उस चीज़ को देखेंगे, समझेंगे, बात करेंगे। ठीक, जिस चीज़ में वो कहता है एकल स्कूल में, आप ऐसा कोई स्कूल पढ़े हैं जिसमें ये चीज़ें हैं कि बस एक ही पैटर्न पर पढ़ाई जाती है, उसमें नया कुछ नहीं होता है, बस वही पुराने पद्धति पे पढ़ाई चलती चली जा रही है। नई एडवांसमेंट जो भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी अन्य जगहों पे चल रही है, लेकिन हमारे ही विद्यालय में ऐसी नहीं चल रही है। तो वहाँ यही कह रहा है कि उन विद्यालयों में उस एडवांस टेक्नोलॉजी को दिया जाए और कम से कम 50% तक अधिक से अधिक एडवांसमेंट बनाया जाए। उसके लिए GER ग्रास रेशियो के तहत जोड़ा जाए, जिससे उनकी शिक्षा क्या हो, सार्वभौमिक तरीके से चल सके, सार्वभौमिक तरीके से जान सके, सार्वभौमिक तरीके से समझ सके, जिससे उनका जो विकास का दर होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। उनमें रुकने की क्षमता नहीं होगी, ये सीखने की दर क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगा। तो ये तो सारी चीज़ें थी कि इसके मुख्य लक्ष्य और भी बनाए गए हैं, लेकिन ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे अच्छे लक्ष्य थे। ठीक ना, तो ये इन लक्ष्यों को मैंने आपको बता दिया है कि क्या क्या लक्ष्य थे। ये इससे बाहर का कोई लक्ष्य आएगा नहीं।
तो एक बार और कह दे रहा हूँ कि जितने लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब, लाइक, शेयर सब कर दें और वीडियो को तुरंत लोगों के पास, कहते हैं ना, ऑफलाइन ऑनलाइन जिस माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।